Assalamu alaikum ji, I am Dr. Imran, Assistant Professor of Medicine from Prevention and Cure. Today our talk is about sexually transmitted diseases. बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस नहीं करना चाहते कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से और प्राइवेसी की वजह से. दैट इज़ अ प्राइवेट मैटर ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डिस्कस ना करने की वजह से एडवांस लेवल पे चली जाती हैं और फिर जानलेवा भी साबित होती हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस ऐसी डिजीज़ेस हैं जिसमें अमूमन मेल्स या फीमेल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की वजह से और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं. इन बीमारियों का सोर्स पे डेफिनेटली कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसमें ये बीमारी मौजूद हो, तब ये दूसरे शख्स में ये फैल सकती है. और बीमारी फैलने का सोर्स मल्टीपल हैं, ये याद रखें. बहुत सारे लोग अपनी तरफ से प्रिवेंशन लेते हैं, कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, अगेन वो कहते हैं कि हमने तो प्रोटेक्शन ली थी लेकिन इसके बावजूद इसमें ये प्रॉब्लम क्यों आई. तो ये याद रखें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस सिर्फ प्रॉपर सेक्स से नहीं फैलती बल्कि इसके रिसोर्सेज और भी होते हैं. अगर एक शख्स जो कि कंटेमिनेटेड है इन बीमारियों को, जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ब्रीफली, उसमें ये प्रॉब्लम मौजूद है तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज के जरिए आपके अंदर मुंतकिल हो सकती है. इसके रिसोर्सेज में सीमन, जो आपका मेल या फीमेल, मेल के अंदर मादा होता है या फीमेल की जो वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं उसके जरिए फैल सकता है. इसके अलावा सलाइवा, ब्लड, इवन कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस स्किन कॉन्टेक्ट के जरिए भी फैलती हैं, जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो हम डिस्कस करते हैं, ये स्किन के जरिए भी फैल जाती हैं. गर्ज ये कि और बास दफ़ा ये होता है कि कॉन्डम आपका ब्रेक हो जाता है, 100% आपकी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है, तो हतमन इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ये ना करें. और अगर किसी से हो जाए तो उसमें प्रोटेक्शन और उसकी कुछ मॉडिफिकेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो कि सेक्स के रिसोर्स से फैलती हैं. बहुत सारी बीमारियां क्योरेबल हैं, जानलेवा नहीं हैं. बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्स के जरिए फैलती हैं और जानलेवा बीमारी हैं. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी के हवाले से. इसमें से एक बीमारी जिसको क्लेमाइडिया कहते हैं, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन बड़ी कॉमन है और सेक्स के जरिए फैलती है, मेल फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है. इसकी अलामात में छोटे पेशाब में जलन होना, छोटे पेशाब की जगह पे वहाँ से कोई रतूबत आना, सिक्रीशंस आना, बदबूदार सिक्रीशंस आना, खुदा न खास्ता वहाँ से इचिंग होना. ये बाज़ दफ़ा मेल्स के अंदर टेस्टिस में पेन भी हो सकती है और पाँव की ऊपर वाली साइड पे जहाँ से टांगे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे लिम्फ नोड्स स्वेल कर सकते हैं, जिसको लिम्फ एडिनोपैथी कहती हैं. वहाँ पे गिल्टियाँ आपकी सूज जाती हैं. क्लेमाइडिया और इसी तरह से एक मिलती जुलती बीमारी गोनोरिया होती है. गोनोरिया और क्लेमाइडिया दोनों की आपकी जो सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं मेल और फीमेल्स के अंदर, और इसको पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. खास इसके इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं. और मजे की बात यह है कि ये 100% क्योरेबल डिजीज है. एंटीबायोटिक्स देते जाते हैं और 3 to 5 डेज में पेशेंट 100% आपका क्योर्ड हो जाता है. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ट्रीट ना करें तो ये बीमारी फिर आगे फैल जाती है और प्रॉब्लम का बायस बनती है. इसके साथ एक बीमारी जो बड़ी कॉमन, जिसका नाम अक्सर लोगों ने सुना हुआ है, उसको सिफिलिस कहते हैं. सिफिलिस की 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड लेट और टर्शियरी सिफिलिस. प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस 100% क्योरेबल डिजीजेस हैं. टर्शियरी सिफिलिस जो कई सालों के बाद होती है, अगर प्राइमरी सिफिलिस को ट्रीट ना किया जाए उससे आपको जान को भी खतरा है. आपके बड़े आर्गन जिस तरह दिल, किडनीज, हार्ट, आपके इसके अलावा ब्रेन, ये मुतासर होते हैं और बाज़ दफ़ा आपके नर्व्स भी मुतासर होती हैं. तो ये आपकी एडवांस डिजीज होती है. प्राइमरी सिफिलिस की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी कैंकर का बनना है. कैंकर किसे कहते हैं कि जो आपका फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पीनिस है, शेफ्ट है, उसके ऊपर इतना बड़ा छाला बन जाता है, गड़ा बन जाता है और उसके साथ आपको फीवर भी हो सकता है और आपको इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, मतलब के जो पाँव के ऊपर वाले हिस्से हैं जहाँ पेट और पाँव आपस में मिलते हैं, वहाँ पे गिल्टियाँ भी बन सकती हैं. ये प्राइमरी कैंकर होता है और इसका इलाज बहुत आसान है. पेंसिलिन के जरिए आप 100% इसको क्योर कर सकते हैं. ये क्योरेबल डिजीज है एट दिस लेवल.
अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इस तरह का कोई कैंकर बनता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करें और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, VDRL वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए ये कन्फर्म होती है और इसको 100% आप क्योर कर सकते हैं। जब इसको ट्रीट न किया जाए तो कुछ वीक्स टू मंथ्स के बाद ये सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी सिफिलिस में हाथों के ऊपर रैशेस का आना, पाम्स पे, सोल्स पे, फीवर का होना, वेट का कम हो जाना, माइल्जियाज होना और लिम्फ नोड्स भी आपके बढ़ सकते हैं, आपके जिस्म में गिल्टियां बन जाती हैं। इस लेवल पे भी ये ट्रीटेबल है। लेकिन अगर इसको ट्रीट न किया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, बाज़ दफ़ा ये डिजीज डोरमेंट हो जाती है और फिर कई सालों के बाद, हो सकता है 20-25 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको ये टर्शरी सिफिलिस या लेट सिफिलिस की सूरत में नमूदार हो, तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, वो जानलेवा हद तक भी जा सकती है। इवन कि आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकती है, एडवांस डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। पुराने ज़माने को में इसको क्यूपिक्स डिजीज कहा जाता था, आजकल इसको टर्शरी सिफिलिस कहा जाता है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से एक बीमारी है जो कि वार्ड्स भी बनाती है, वो स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए हो जाती है। वो भी जानलेवा नहीं है लेकिन वो भी काबिल इलाज बीमारी है, बड़े ज़बरदस्त उसके ट्रीटमेंट्स हैं। एक खास किस्म की बीमारी जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसको हर्पीस सिंप्लेक्स कहते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स जो अमूमन हर्पीस के दाने आपके होंठों पे निकलते हैं, अमूमन आपने देखा होगा बुखार के बाद निकलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके जो जेनिटेलिक सिस्टम है, आपके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर भी दाने दाने पानी के फील्ड जिसको वेजिकल्स टाइप होते हैं, वो आपके पेनफुल भी होते हैं, वो आपके जेनिटल्स के ऊपर आपके आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ फीवर होना और साथ में आपको माइल्जियाज होना, पेन्स होना, ये सारी चीज़ें आपकी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं ये हर्पीस के साथ आ सकते हैं और ये भी काबिल इलाज बीमारी है। बहुत आसान सा इसका कोर्स होता है, 5 to 7 डेज हम ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीवायरल देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्योरेबल डिजीजेज हैं, जो सेक्स के जरिए फैलती हैं। कुछ बीमारियां बड़ी खतरनाक हैं जिसके हवाले से आपको बड़ा जो है वो विजिलेंट रहना चाहिए, जिसमें 2 बीमारियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक हेपेटाइटिस बी और एक HIV। हेपेटाइटिस बी जिसको काला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी और C दोनों फैल सकते हैं, बी का रिस्क ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है। हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन 3 इंजेक्शन की सूरत में लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक आज इंजेक्शन लगेगा, दूसरा 1 माह के बाद और तीसरा 6 मंथ्स के बाद लगता है। और अक्सर ये हमारे नेशनल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बच्चों में होते हैं उसका हिस्सा है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशंस मौजूद हैं और काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर हो भी जाए और आपकी अप टू डेट वैक्सीनेशन है, उसको चेक करने का एक तरीका खास टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है मेरे पास आए और ये कहे कि मेरा हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तो हम फौरन चेक करते हैं कि इसका क्या इम्यून सिस्टम हेपेटाइटिस बी के लिए अप टू डेट है या नहीं है। उसके लिए हम खास टेस्ट कराते हैं जिनको anti-HBs एंटीबॉडी कहते हैं। उसके मुताबिक हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की ज़रूरत है, क्या एक वैक्सीन की डोज देने की ज़रूरत है, या खुदा न खासा सारी वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है। इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता कि हेपेटाइटिस बी के साथ आपका एक्सपोजर हुआ है और वो बाद में आपको पता चलता कि हेपेटाइटिस बी आपके अंदर पॉजिटिव आया है, तो ये काबिल इलाज बीमारी है। हेपेटाइटिस बी को आप ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीनेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी क्योरेबल डिजीज है। 2 to 3 मंथ्स के कोर्स से, सिर्फ टैबलेट से ही आप इसको 100% क्योर कर सकते हैं। एक बीमारी जो कि HIV उर्फ आम में आप इसको एड्स बोलते हैं, अल्दो एड्स और HIV में फ़र्क होता है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन HIV के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। इसके लिए कंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। डेली बेसिस पे हम बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट डे पे, वीकली बेसिस पे हमारे पास डायग्नोज केस आ रहे हैं और इसकी शरह अलार्मिंगली बढ़ चुकी है HIV की। इसकी सबसे बड़ी वजह मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस अनप्रोटेक्टेड सेक्स की हैं, जिसकी वजह से आप HIV, या बहुत से लोग IV ड्रग अब्यूज़र होते हैं, टीके लगाते हैं, HIV इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलता है। HIV के हवाले से सेंसिटिविटी ये है कि इलाज तो इसका बहुत मुश्किल है अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं अवेयरनेस के हवाले से अपने तमाम पेशेंट्स को बताना चाहूँगा, और ये पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हर चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें कि HIV में अल्लाह न करे अगर आपका एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर सेक्स की फॉर्म में होता है, एक्सपोजर आपका नीडल स्टिक, मतलब खुदा न खास्ता आपको नीडल स्टिक इंजरी होती है, आपको सिरिंज लग जाती है किसी सूरत में,
और आपको ये कन्फर्म है कि उस बंदे में HIV मौजूद है, फौरन कोई 1 मिनट वेस्ट किए बगैर अपने डॉक्टर के पास तशरीफ लाएं। वो क्या काम करेंगे, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, आइडियली 72 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन जितना जल्दी 72 घंटे से भी जल्दी अगर हो सके, HIV को प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर दिया जाता है। वो 4 डिफरेंट ड्रग रिजीम्स होती हैं जो कि हम 28 डेज टू 1 मंथ मतलब 30 डेज के लिए वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, जिससे 90% से ज्यादा चांस है कि अल्लाह ना करे अगर आपको HIV का एक्सपोजर हो गया है तो फौरन आप उससे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, जिसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। हमारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल जो टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स लाहौर में हैं, उसमें HIV के क्लिनिक्स मौजूद हैं, वहाँ पे ये दवा फ्री भी आपको अवेलेबल है, टेस्टिंग भी फ्री कर देते हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलें, वो आपको सारा इसके हवाले से गाइडेंस देगा। इसमें लेट मत करें, उसको लेट करेंगे, लेट ऑन सेट में इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। एज सुन एज पॉसिबल इसको हमने स्टार्ट करना होता है, 28 डेज के लिए कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, एक पब्लिक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आप कॉन्डम यूज करते हैं और कॉन्डम आपका बर्स्ट हो जाता है, फौरन जो आप टिप यूज कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कि फौरन अपना सेक्स के काम को, सेक्स के अमल को खत्म करें, वॉशरूम जाएं, वहां पे जो सोप डिटर्जेंट अवेलेबल है कोशिश करें कि यूरिन पास कर दें आप, ठीक है। यूरिन पास करने के बाद जो आपका ऑर्गन है उसको सोप के साथ अच्छी तरह फ्लश करें, वाटर के साथ धोएं, उससे भी काफी चांसेस होते हैं कि आप इस चीज से महफूज रह सकते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज में हो चुका हुआ है और आपका एक्सपोजर डेफिनेटली पॉजिटिव है अनप्रोटेक्टेड सेक्स का, अपने फिजिशियन से मिलें, हो सकता है वो आपके STD पैनल स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि अल्लाह न करे अगर आपको ये एक्सपोजर हुआ है तो आप उसमें उसको चेक कर लें। अगर उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव आती है, जिस तरह मैंने आपसे सारी चीज़ें डिस्कस की, 99% ये सारी बीमारियां सिवाय HIV के, जिसका प्रोफाइलेक्सिस जरूर 100% मौजूद है, काबिल इलाज है, क्योरेबल डिजीजेज हैं, उसको 100% आप क्योर कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सर्विस मैसेज है, डॉक्टर से छुपाएं मत, फौरन अपना इशू बताएं और उसका फौरन सॉल्यूशन तलाश करें। थैंक यू सो मच।